नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि का टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि संधि का प्रश्न हम परीक्षा भवन में बार बार गलत करके आते हैं, क्योंकि संधि से संबंधित हमें जितने भी नियम होते हैं उससे याद नहीं रहता है, इसलिए हम परीक्षा भवन में इस प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। प्रिय मित्रों, आज आप संधि से संबंधित सारा डाउट आपका यहीं पर क्लियर करने वाला हूं। ऐसी संधि से संबंधित ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप मरते जन्म तक नहीं भूल पाओगे। यकीन कीजिए कि आज इस वीडियो को पहले से लास्ट तक जरूर देखें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय मित्रों, संधि से संबंधित आज आपका पूरा जितना भी डाउट है उसे क्लियर करने वाला हूं। आप संधि को देखते ही इस प्रश्न को जरूर सही कर लोगे। आज इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि आपको पता है कि यदि हम किसी से हमारा झगड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं कि उससे हम संधि कर लेते हैं। संधि का व्याकरणिक दृष्टि से सही अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से सही अर्थ है मेल या जोड़। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है मेल या जोड़। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम संधि के प्रकार। अब मुख्य रूप से हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि संधि के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा संधि के नियम से संबंधित शर्तें। संधि के कुछ नियम होते हैं, उसके शर्तें भी होते हैं। उन शर्तों के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, इसलिए इन शर्तों के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। इसलिए संधि के कुछ क्या होते हैं? महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। पहला शर्त है हमारा क्या है? विकार। दूसरा शर्त है हमारा लोभ। तीसरा शर्त है हमारा संयोग। चौथा शर्त है हमारा आगम। पांचवा शर्त है हमारा प्रकृति भाव। अब हमारा पहला शर्त क्या है? विकार है। पहला शर्त क्या है हमारा? विकार। अब विकार किसे कहते हैं इसे समझना बहुत जरूरी है। विकार दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। अब कैसे? जैसे दो वर्ण हैं हमारे, जैसे मान लिया जाए बाल प्लस इंदु है, ये दो वर्ण हो गए, इनका हम परस्पर मेल कर देते हैं। अब मेल करने से हमारा ये शब्द हट के क्या बन गया? बालेंदु बन गया। बालेंदु, अब बालेंदु हो गया। अब इसका और इसका पूरा परिवर्तन होके विकार होके हमारा क्या बन गया? एक शब्द बन गया बालेंदु, जो कि दो वर्ण थे। दो वर्णों का हमने क्या किया? मेल किया। मेल करने से हमारा जो शब्द बना वो क्या बना? बालेंदु बना। तो इसी प्रकार जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विकार कहेंगे। अब यहां पर आपको विकार से संबंधित डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे है हमारा संयोग। अब संयोग किसे कहते हैं? जिस शब्द में दो वर्ण परस्पर ज्यों का त्यों आकर मिल जाते हैं, उसमें कोई विकार नहीं होता, उसे संयोग कहते हैं। अब जैसे हमारा यहां पर क्या है? पंक धन जौ, पंक धन जौ है। अब हमारा यहां पर लिखा मैंने पंक धन जौ लिखा। अब हम इनको परिवर्तन कर देते हैं, इनको हम दूसरे रूप में एक शब्द बना देते हैं, तो हमारा शब्द क्या बनता है? पंकज बनता है।
अब पंकज बनता है हमारा, जो पंकज शब्द है वो सेम मिलकर जैसे यहाँ पर लिखा था, दो टुकड़ों में हमने बांटा था, उसी प्रकार हमको इसे मिला दिया और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब हमारा दो वर्ण परस्पर आपस में मिल जाते हैं, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोग कहते हैं। अब यहाँ पर भी ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे शर्त है हमारा लोप। अब लोप किसे कहते हैं? जहां प्रथम पद के अंतिम वर्ण का लोप करके दोनों पदों का परस्पर मेल कर दिया जाता है, वहां लोप कहा जाता है। जैसे राजन प्लस ग्रह, हमारा दो वर्ण है, दो वर्ण क्या है? राजन प्लस ग्रह। अब हम इनका परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन करके क्या बन गया? हमारा राजग्रह बन गया। अब यहाँ पर राजग्रह बनाने के लिए हमने कौन सा शब्द का लोप किया? लोप करने का अर्थ होता है उसको हटा देना। तो हमने यहाँ पर राजग्रह बनाने के लिए हमको नौ का लोप कर दिया, इसीलिए यहाँ पर इसे लोप कहते हैं। लोप एक शुद्ध शब्द बनाने के लिए हमने राजग्रह किया, जिसमें से नौ का लोप किया। तो लोप का यहाँ पर सही अर्थ होता है उसे संधि को मिलाने से उसका लोप कर देना, यानी कि उसको वहाँ से हटा देना, उसी को लोप कहते हैं। अब ये भी आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगम किसे कहते हैं? आगम का अर्थ होता है आना। आना, नया शब्द का अपने रूप में आकर अपने जगह को फिक्स कर लेना, उसे आगम कहते हैं। जैसे व्याकरण की भाषा में हम कहेंगे जहाँ पर दो पदों के बीच में अन्य वर्ण का प्रयोग करते हैं तो वहाँ आगम कहते हैं। जैसे दो वर्ण होते हैं, जैसे दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? मान ली जाए एक वर्ण हो गया फरी, एक हो गया कार। तो फरी और कार के बीच में अपना आकर बैठ जाना, उसे क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैसे परि उपसर्ग के पश्चात कृत धातु से निर्मित कोई शब्द होता है जो परि के बाद में मूर्धान्ति स का आगम हो जाता है। आगे देखें, जैसे हमने स्पष्ट किया था परि प्लस कार, परि के बीच में स का आ जाना, स आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक स आ गया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? आगम। आगम कहते हैं। अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रकृति भाव किसे कहते हैं? आप प्रकृति भाव कहते हैं इसमें जब कोई परिवर्तन संधि करते समय दो वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा का तैसा ही रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकृति भाव कहते हैं। अब दूसरा हमारा मूल शर्त है। मूल शर्त क्या है? जैसे हम कहते हैं एक प्रधान संधि होती है, एक गौण संधि होती है। प्रिय मित्रों, ऐसे जो मैंने ये टॉपिक लिए हैं, ऐसे टॉपिक आपको किताबों में बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखें, इसे अच्छी तरह से समझें। अब आगे क्या है हमारा? प्रधान संधि। अब प्रधान संधि किसे कहते हैं? यदि शब्द का प्रथम वर्ण का मेल दूसरे वर्ण से होता है और बदलाव केवल दोनों ही वर्णों में होता है तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। जैसे कैसे होता है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राम प्लस अयन, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? राम प्लस अयन लिखा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बनता है? यहाँ पर बनता है हमारा रामायण बन गया। यहाँ पर हमारा क्या बना? रामायण बना। यहाँ से हमारा औलिया प्लस यहाँ पर भी औलिया, औ प्लस औ बराबर क्या हो जाता है? हमारा आ हो जाता है, आ हो जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा यहाँ क्या हो गया? आ हो गया। इसलिए इससे टोटल मिलाकर यहाँ पर हमारा वृद्धि संधि का नियम लगता है, तो इसे मिलाकर हमारा टोटल क्या बन गया? रामायण बन गया। तो इन दोनों वर्णों में जो परिवर्तन हुआ, इन दोनों वर्णों में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या कहते हैं? हमारा प्रधान संधि कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है हमारा? गौण
संधि। अब गौण संधि किसे कहते हैं? प्रधान संधि तो हमें समझ में आ गया, अब गौण संधि किसे कहते हैं? यदि शब्द का प्रथम वर्ण, शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है और द्वितीय वर्ण से मेल होता है, जब मेल होता है और बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है, उसे गौण कहते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, जैसे संधि का हमने क्या लिया, रामायण, वही राम प्लस अयन लिया, अयन लिया। यहाँ पर हमारा प्रधान संधि में क्या हो रहा था, प्रधान संधि में हमने आ ओ प्लस ओ बराबर आ किया था, आ किया था, तो हमारा दोनों में विकार, दोनों वर्णों में जो विकार हुआ वो प्रधान संधि कहलाया गया। अब ये कह रहा है दो वर्ण, एक प्रथम वर्ण हो गया, एक दूसरा वर्ण हो गया, इन दोनों में जब मेल होता है तो इन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन दोनों के उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, अन्य स्थान पर परिवर्तन होता है, अन्य स्थान पर परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गौण संधि कहते हैं। अब यहीं पर देखो रामायण में क्या हुआ है, इन दोनों में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम प्रधान संधि कहते हैं, वो तो ठीक हो गया। जब अन्य स्थान पर परिवर्तन होता है उसे हम गौण संधि कहते हैं। अब गौण संधि अन्य स्थान पर कहाँ हुआ है, हमारा नौ में परिवर्तन होता है, नौ में परिवर्तन होकर हमारा क्या हो गया, अण हो गया, अण हो गया, तो इसलिए अन्य स्थान पर परिवर्तन के होने के कारण यहाँ पर कौन सी संधि होगी, गौण संधि हो गई, इसलिए इसे गौण संधि कहते हैं। चलो संधि से संबंधित सारे शर्तें और नियम हमने सीख लिए हैं। आज हम स्वर संधि, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। आज हम स्वर संधि के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और जब हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूर्ण हो जाएगी, विस्तार से हम इसे पढ़ चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रश्नोत्तरी से आपका जितना भी डाउट रहा होगा उसे हम क्लियर करते जाएंगे और आने वाले परीक्षा में आप प्रश्न एक भी गलत नहीं कर पाओगे। मैं यकीन विश्वास के साथ कहता हूँ कि संधि से प्रश्न, आज से आप संधि से संबंधित कोई भी नियम ना देखें और कोई भी संधि के बारे में विचार न करें, सीधे परीक्षा भवन में आप सही कर पाओगे। आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को जरूर देखें, इस ट्रिक को जरूर समझें, एक ही बार आपके नज़रों में दिखते ही आप संधि को पहचान जाओगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की परिभाषा। अब देखो स्वर संधि की परिभाषा, अब स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखें हम। जहां दो स्वरों का, जहां क्या होता है, जहां दो स्वरों का आपस में मेल होकर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसमें स्वरों से मेल होता है, जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है और मेल होकर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे है हमारा स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, आपको पता होगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। चलो आगे हम देखते हैं 5 भेद कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के हमारे 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं, 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला हो गया हमारा दीर्घ संधि, दूसरा हो गया हमारा गुण संधि, तीसरा हो गया हमारा वृद्धि संधि, चौथा हो गया हमारा यण संधि और पांचवा हो गया हमारा अयादि संधि। ये संधि 5 संधियां हमारे हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आगे मैंने जो प्रकृति पूर्व रूप संधि लिखा है और पर्व रूप संधि लिखा है, ये दो संधियां किसमें चलती हैं, हमारी संस्कृत व्याकरण में चलती हैं। यहाँ पर हम संस्कृत व्याकरण की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम किसकी चर्चा करेंगे, हिंदी व्याकरण में आने वाले महत्वपूर्ण स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो मैंने ऊपर एक हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है, उसमें लिखा है मैंने स्वर संधि के भेद और पहचानने की ट्रिक।
इस ट्रिक को जरूर देखें। इस ट्रिक के अनुसार आप सारे संधि के प्रश्न सही कर लोगे। अब है, यदि आपको संधि का नियम याद रखना है तो आपको क्या करना होगा। आप कहते हैं कि गुरुजी मुझे संधि के सारे नियम याद चाहिए, तो कैसे होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि आप जो हमारे व्याकरण, हिंदी व्याकरण में 5 संधियां चलती हैं, उसके जो मैंने सूत्र लिखे हुए हैं, कितने 5, प्रत्येक के एक एक सूत्र लिखे हैं। इस सूत्र को आप जरूर याद रखिएगा। इस सूत्र को आप याद रख लोगे तो समझो आपका स्वर संधि के सारे नियम आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं, एक का एक सूत्र है, इसीलिए 5 के 5 सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप याद कर लो। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हो तो समझो कि आप संधि के सारे नियम, स्वर संधि के सारे नियम याद कर चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम संधि के नियम को याद करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र रूप में यहाँ पर अंकित किया है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आज का महत्वपूर्ण सवाल, जो आप बार बार सुन रहे थे कि संधि को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण गुरुजी ने कौन सी ट्रिक रखी हुई है जो आते ही हमारा प्रश्न को सही कर लेगा। तो इसको हम आज नहीं, कल इसके बारे में विचार करेंगे। इसके बारे में कल मेरा आने वाला वीडियो जरूर देखें। इसके बारे में आप संधि को देखते ही पूरे संधि को एक ही झटके में सही कर लोगे। यकीन के साथ, विश्वास के साथ मैं कहता हूं। यहीं पर आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें कि गुरुजी ने यह वीडियो कैसा पढ़ाया है। इससे संबंधित यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरी कमी कहाँ पर रही है। इसलिए आप मुझे जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।